हम लोगों ने ये जो बैच आपके लिए अलग से बनाया है, इसमें आपको फुल्ली फोकस होके, एक तो फिलहाल तैयारी अच्छे से करनी है, तीनों टीचर का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। आप देखोगे कि अब से है ना ज्यादातर 1-to-1 इंटरेक्शन भी होंगे आपके टीचर्स के साथ। हो सकता है कभी खुशबू मैम कॉल करे, कभी मनीषा मैम कॉल करे, कभी मैं कॉल करूँ, बीच बीच में आपके साथ, मतलब वीक टू वीक, हर वीक बेसिस पे कन्वर्सेशन होती रहेगी। अब ये थोड़ा फ्रीक्वेंट भी होगा। हाँ, अब इसमें ये जो बैच अलग से बनाए, इसमें आपको जेई मेंस का बहुत फोकस्ड होके तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखना है, इस बैच में आप तभी रहोगे जब तक आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रहेगा। परफॉर्मेंस के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस डिप हुई और आपने विदाउट एनी रीजन, फॉर एग्जांपल छुट्टियां मारी या बीच बीच में क्लासेस मिस करी, अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो पूरा 1.5 घंटा अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा अटेंड कर रहे हो, 40 मिनट अटेंड कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट पर डे, जो दोनों सब्जेक्ट लगेंगे, आपको पूरे 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करनी है। डीपीपी टाइमली सबको सबमिट करनी है, ठीक है। अब से जो ये मंडे से, आज से स्टार्ट हो गया सबका, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। अब जो भी डीपीपी आपको मिले, चाहे फिजिक्स में मिले, केमिस्ट्री में मिले या मैथ्स में मिले, जैसे आज रात तक आपको डीपीपी मिल जाएगी, तो कल दोपहर तक का आपका टाइम रहेगा। आपको डीपीपी सबमिट करनी है अपने टीचर्स को, और आगे जाके होगा तो हम ग्रुप ओपन कर देंगे सबके लिए, तो आपको अपने ग्रुप में सबमिट करनी है, ठीक है। पहली चीज। सेकेंड चीज, इसमें अब आपको एडिशनल सपोर्ट बहुत मिलता रहेगा इन एवरीथिंग, मतलब कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अलग से आपका डाउट सॉल्विंग रहेगा। मतलब आप लोगों को उन सबसे अलग छाट के इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब आपको इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एक स्पेशल 25 का बैच बना भी है, सोच के चलो, क्लियर है। इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत एडिशनल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि टीचर आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेंगे। लेकिन हाँ, अगेन जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको कही है, आप लोग को अगर इस बैच में मेंटेन रहना है सही में, अगर आपका गोल है कि जेई इसी साल निकालना है, आपको मेंस एडवांस दोनों और टॉप आईआईटी में अगर जाना है, तो अभी से आपको मेंस एडवांस दोनों की प्रिपरेशन पैरेलली चलानी होगी, और इस बैच में आपको सबसे ज्यादा फायदा उसी का मिलेगा। तो दो चीज आप सबको ध्यान रखनी है, अटेंडेंस सबको मेंटेन कर रखनी है। सेकेंड चीज, जो भी डीपीपी मिलेगी आपको सबमिट करना ही है विदाउट एनी लैग। ये थोड़े समय की ही बात है, मैक्सिमम नवंबर तक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज को अगर आपने थोड़ा कंसिस्टेंटली रख लिया, नो डाउट आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस एवरीवन, ठीक है। सर। हाँ, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्लियर है। और हाँ, हमारे पास जो अटेंडेंस आती है उसमें बहुत डिटेल आता है कि आपने कितनी बजे लॉग इन किया, कितनी बजे आपने लॉग आउट किया। उस अटेंडेंस की हम सेपरेट डेटा शीट भी बनाएंगे, ग्रुप में बीच बीच में शेयर भी करते रहेंगे कि कौन सा बच्चा एब्सेंट था, कौन से बच्चे ने कितनी देर क्लास अटेंड करी, कितनी बजे लॉग इन हुआ, कितनी बजे लॉग आउट हुआ। एंड सेम पैरेलली ये इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स तक भी जाएगी, क्लियर है। क्योंकि देखो, हम हमारी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लिया जा रहा है कि आप लोगों को हमने अलग 25 करके आपके लिए स्पेशल क्लासेस रखी है, उनको अलग करा है। तो आपको अगर हमने अलग किया है तो आपको इस चीज का आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स वैसा आना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट की क्लास आप मिस नहीं करोगे, तीनों सब्जेक्ट में सबको अटेंड करना है। हाँ, दूसरी चीज, नेट बचा के रखो, क्योंकि अगर आप 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, तो आपका नेट अगर खत्म हो गया तो फिर वो एक्सक्यूज अब नहीं आना चाहिए। कल से कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि सर हमारा नेट खत्म हो गया तो इसलिए हमारी क्लास छूट गई, बीच में रह गया। आपको पता है जब शाम को क्लास है तो आपको नेट बचा के रखना है। अगर आपका कहीं और भी घर वाले नेट यूज करते तो फिर आप रिचार्ज अपना बढ़ाओ, या तो उनको मना कर दो क्या दिन भर नेट ना यूज करें क्योंकि शाम को क्लास में चाहिएगा। इन 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आप लोग बताओ क्या मैंने समझाया और क्या क्या चीजों को ध्यान रखोगे, एक एक करके। सुमित बताओ, एक पॉइंट सब बताएंगे। पहले सुमित आप बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर क्लास में हमेशा मतलब पूरे टाइम बैठना है 1.5 घंटे और कंसिस्टेंट रहना है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, गर्व, प्रिंस राठौर, कोई भी एक बताओ। सर डीपीपी भेजनी है रोज से रोज। हाँ, डीपीपी डेली भेजनी है, एक भी दिन मिस होना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आदर्श भारद्वाज, एक और कौन सा पॉइंट था इंपॉर्टेंट? सर अटेंडेंस मेंटेन रखनी है अपनी। वेरी गुड हर्षित, अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, तभी आप इस ग्रुप के पार्ट रह पाओगे, राइट। इस ग्रुप में मेरे को अगर 6 बच्चे ही पढ़ाने हैं तो 6 को ही पढ़ाऊंगा सीरियसली होके, क्योंकि हमको उन पे ही मेहनत करनी है जो खुद मेहनत करना चाहते हैं, राइट। और आपको मेंस एडवांस दोनों की हम तैयारी करवाएंगे ताकि आपका फाइनली एक आईआईटी में हो जाए, क्लियर है सबको। तो इन सब चीजों का यस आपको ध्यान रखना है ना, सबने सही बताया है, ठीक है।
स्टूडेंट रिसोर्स शीट आपके व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, वहां से आपको चीजें मिलती रहेगी। ठीक है, इस ग्रुप को थोड़े टाइम बाद ओपन भी कर देंगे, तो आप लोग भी उसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट वाइज डाउट डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, उसका भी यूटिलाइज करो, जो भी डाउट्स वगैरह है वहाँ पे पोस्ट करते रहो। ठीक है, हमको टैग कर देना इनकेस अगर आपका डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ, खुशबू मैम, मनीषा मैम या मुझे आप टैग कर देना अगर मान लो कोई डाउट अनसॉल्व रह जाता है। हाँ, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलो, फिर खुशबू मैम, मनीषा मैम आपको गाइड कर देंगे। एनी क्वेश्चंस? आपका कोई क्वेश्चन है पूछ लो। सर हाँ, सर डीपीपी कहाँ पे सबमिट करवानी है, पुराने वाले फॉर्म में या फिर कहाँ पे? एक तो टीचर्स को अलग से भेज देना, जैसे मान लो मैम ने डीपीपी भेजी तो उनको व्हाट्सएप पे अलग से कर देना। ठीक है, बाकी आपका फॉर्म भी बना हुआ है, वहां पे भी कर देना, जहाँ पे भी आपको जो पहले बना हुआ है, जो रमेश सर ने बनाया था ना, वहां पे भी आप सबमिट करना। यस सर। ठीक है, पीडीएफ तो सबको बनाना आता है ना, फोटो खींच के पीडीएफ? और देखो Yes, sir. तो आप लोग एक वो कैम स्कैनर करके कोई भी डाउनलोड करके कर लेना, ठीक है, जिसको नहीं आता है। एंड हाँ, कभी भी रैंडमली मान लो मैं किसी को भी फोन करके किसी दिन में किसी के नोट्स मांग सकता हूँ, बोलूंगा कि चलो इलेक्ट्रोस्टैट के नोट्स दो, तो आपको भी भेजना पड़ेगा, इसलिए नोट्स भी प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉपरली बनाना है सब। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? एनीवन? कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ मनीषा बोलो। सर मेरे फोन में ना स्टोरेज का थोड़ा सा केस है, तो जो स्कैनर ऐप है ना पीडीएफ बनाने वाला, तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा सर। तो एक आधा कोई ऐप डिलीट कर दो, फोटोज डिलीट कर दो, वीडियोस डिलीट कर दो, तो इस मेमोरी बढ़ जाएगी। कोई पुराने वीडियो हो वो डिलीट मार दो फोन से। ओके सर। हाँ, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी पुराना डेटा है उसको ड्राइव पे अपलोड करके फोन से डिलीट कर दो। ठीक है, आपके पास जीमेल तो रहता ही है ना, आप चाहो तो जीमेल पे अपलोड कर दो। ओके सर। हाँ, अगर आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत, आप गूगल डॉक पे भी कर सकते हो, उसकी लिंक शेयर कर दो हमारे साथ। गूगल डॉक पे जाओ, उस पे फोटो अपलोड करो एक के नीचे एक, और लिंक शेयर कर दो, तो उसमें आपकी फोन की मेमोरी भी नहीं जाएगी। हाँ ओके सर। हाँ, थैंक नेक्स्ट। यू सर। ओके, अगला कोई डाउट है किसी को? गौरव पूछ रहा है मॉड्यूल मिलेंगे? हाँ, मॉड्यूल आपका जो भी है वो स्कूल में, अब आप लोग ये हम इसी का वेट कर रहे थे, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, अब आप लोगों को मॉड्यूल आपकी स्कूल में मिल जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी। हाँ, लेकिन अगेन ये हम अगेन ऑब्जर्व करेंगे अभी नेक्स्ट 1 मंथ। पता चला अगर आप नहीं आए, आपको मॉड्यूल भी पार्ट पार्ट में मिलेगी, पहले एक पार्ट मिलेगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, ऐसा नहीं कि एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, पता चला कि मॉड्यूल के चक्कर में अगर आप अटेंडेंस अच्छी रख रहे हो फिर बाद में गायब हो जाओगे, फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखो ये आप लोगों के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। हाँ बोलो। सर बाय स्कूल के थ्रू मिलेगा हमें? हाँ, स्कूल में हम भेजेंगे, स्कूल के थ्रू आपको मिल जाएगा, वो इन्फॉर्म कर देंगे अलग से। ठीक है सर। ओके, हाँ, और कोई डाउट हो जल्दी पूछो, फिर क्लास स्टार्ट होगी आपकी। सर Anyone? जो पीडीएफ, हाँ वो बोलो। पीडीएफ डायरेक्ट टीचर को भेजनी है या फिर जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है उसमें अपलोड करनी है? नहीं, डिस्क्रिप्शन वहां पे भी अपलोड करना, क्योंकि वहां से आपका डेटा ट्रैक होगा। ठीक है, अगर आपकी अटेंडेंस का एक डेटा आपका ट्रैक होता है, टेस्ट का आपका डेटा ट्रैक होता है, डीपीपी का डेटा ट्रैक होता है, ये तीनों डेटा जब कम्युलेट होते हैं, फिर जो टॉप बच्चे रहते हैं उनको आगे जाके बहुत फायदे मिलते हैं। उनको स्कॉलरशिप में हम हेल्प करते हैं, कॉलेज फीस में भी हम हेल्प करते हैं, आगे जाके काउंसलिंग में भी पर्सनल हेल्प करते हैं। तो आपको वहां पे भी अपलोड करना है, ताकि वो डेटा ओवरऑल टीम को सबको दिखता है हमारे। ठीक है, और अलग एक से बार रिपीट कर दो आपने क्या बोला? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों कृतिका और आप लोग जितने बच्चे में ज्वाइंट हुए हो, आप लोगों का एक सेपरेट बैच बना है टॉप 25 स्टूडेंट्स का। ये बैच इसलिए बनाया है ताकि हम डेडिकेटली आप लोगों पे मेहनत कर सकें। आगे जाके आप देखो कि आपके साथ 1-to-1 कॉल शेड्यूल भी होंगे, कभी खुशबू मैम शेड्यूल करेंगे, कभी मनीषा मैम के साथ होगा, कभी मेरे साथ होगा। ठीक है, ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस पे आप डिस्कशन कर सकें। और ये बैच इसलिए बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों में से कोई ज्यादातर बच्चे डिजर्विंग है जो टॉप आईआईटी में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, क्लास कभी लाइव क्लास मिस होनी ही नहीं चाहिए। डीपीपी चाहे कुछ भी हो, स्कूल का कितना भी काम हो, स्कूल के काम के कारण डीपीपी मिस यहाँ की नहीं होनी चाहिए। स्कूल का प्रायोरिटी आपका हमेशा सेकंड रहना चाहिए, क्योंकि आपका मेन गोल है पहले आईआईटी क्लियर करना। 75 ऊपर बोर्ड्स में अपने आप आ जाएंगे, जितना अगर यहाँ पढ़ोगे 75 ऊपर अपने आप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ की डीपीपी मिस होनी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे तक का टाइम मिलेगा, तो आपको डीपीपी टाइमली सबमिट करनी है। तो और डीपीपी के लिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ऑलरेडी एक जो शीट बनी है वहां पे आप सबमिट कर दो, तो वहां से हम देख लेंगे। इनकेस अगर आपको टीचर्स को भी भेजना है तो टीचर्स को भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग से भेज सकते हो।
नहीं तो वहां पे भी सबमिट करोगे तो हम वहां से निकाल लेंगे। क्लियर है? हाँ, और किसी का कोई डाउट है? हाँ सुमित बोलो। सर जैसे क्लास होगी और रात में डीपीपीज आएंगे तो हमें अगले मतलब दोपहर तक सॉल्व करके भेजने होंगे। हाँ बेहतर, क्योंकि देखो तो आपको पहले ही बताया था हम लोगों ने, सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम तीन एक घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। तो मान लो 10:30 बजे आपकी क्लास खत्म हुई 10:15 पे, आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, 10:30 बजे बाद आपने मान लो 1-1.5 घंटा रात को पढ़ाई करी, फिर मॉर्निंग में उठ के आप 1-1.5 घंटा पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आप दोपहर तक डीपीपी अपनी भेज सकते हो। बट सर स्कूल में होते ना दोपहर में। हाँ तो स्कूल से आने के बाद भेज देना, ठीक है सर। लेकिन 5 बजे से पहले भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। स्कूल में भी डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन लेके चल जाना, प्रिंट आउट निकाल लेना, जो भी करना हो, ठीक है? ओके या फिर सर। क्वेश्चन लिख के चल जाना कहीं पे, तो स्कूल के फ्री पीरियड में सॉल्व करो बैठ के। हाँ, अगर आप 5 बजे पहुंचते हो आदर्श, तो या तो मॉर्निंग, अगर आपकी डीपीपी मान लो आज ही कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है कि आप आज ही निपटा लो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, आधे आधे घंटे लगते हैं पर सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में तो और कम लगता होगा, ठीक है? मैथ्स में भी मान लो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट। तो आप चाहो तो आज रात को ही कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपके पास कल का वर्कलोड नहीं रहेगा। कल के दिन आप क्या कर सकते हो, प्री रीडिंग करके आओ। आपको पहले भी बताया था, आप लोग अभी भी प्री रीडिंग कर नहीं रहे हो। आपको पता है कि जब ऑलरेडी आज कुछ कवर होने वाला है तो एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ के आओ। इस सुबह देख लिया करो कि कल क्या कवर होने वाला है, वो सेम चीज स्कूल में पढ़ा करो। अच्छा मुझे बताओ, कल केमिस्ट्री में कल फिजिक्स में क्या कवर होगा? देखते हैं कितने को याद है। सर डाइलेक्ट्रिक। क्या कवर होगा? डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। और मैथ्स में क्या होगा? फंक्शन। यार था नाम डुबाते नहीं तो, ठीक है। तो अब डाइलेक्ट्रिक कवर हो रहा है, फंक्शन कवर हो रहा है, तो कल स्कूल में आप ये काम बैठ के करो। स्कूल में थोड़ा फंक्शन का पढ़ के और डोमेन रेंज एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लो, ताकि शाम को आपको समझ में अच्छा आएगा। डाइलेक्ट्रिक की एनसीईआरटी पढ़ के आओ स्कूल में। कोई डाउट आता तो स्कूल की टीचर की हेल्प लो कि इसका मतलब क्या है, ताकि जब आप जेई की क्लास में अटेंड करोगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है पूछ लो जल्दी से, तीनों टीचर आए आज तो तुम्हारे लिए। ठीक है। हाँ मनीषा मैम, खुशबू मैम, आपको कुछ ऐड करना आप कर दो। हाँ, काफी चीजें तो सर ने ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ये गर्व बोल रहा था कि स्कूल और क्लास को कैसे मैनेज करो। देखो आप तो दिल्ली से हो ना, अभी तो आप लोगों की वेकेशन चल रही है, मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है तो 10:30-11 बजे तक लगती है। तो अभी तो तुम्हारे पास भाई टाइम है 30 जून तक, वो वाला टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है? पहले अपना ये 1 महीना अच्छे से यूटिलाइज करो, आगे देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है? और देखो तुम्हारा टारगेट अगर जेई है ना बच्चों, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसमें, ठीक है? और रही बात, मैं बता दूं बोर्ड्स की, तो जो बच्चे बोर्ड्स को लेके इतना ज्यादा टेंशन तुम लेते हो ना, हाय बोर्ड्स का क्या होगा, बोर्ड्स का क्या होगा, मैं भी एग्जांपल भी दे देती हूँ। जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, जो जेई और नीट के बच्चे थे, उन्होंने सिर्फ बोर्ड्स का प्रिपेयर किया था अपने प्री बोर्ड्स में और फाइनल में, और उन सब बच्चों के परसेंटेज जो है 80+ है। तो अगर आप क्लास में ध्यान से सुनो तो आपका बोर्ड्स तो वैसे ही कवर हो रहा है भाई, ठीक है? तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, लेनी है टेंशन तो जेई की लो। आपको वहां से टाइम, बेटा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जेई में अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और सर ने एक चीज पे बहुत फोकस किया, 1-on-1 इंटरेक्शन। तो 1-on-1 इंटरेक्शन हम लोग आप सभी बच्चों के साथ करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस जो तुम्हारे ग्रुप में आता है ना, रिपोर्ट कार्ड का लिंक, अभी तो तुम खोलते भी नहीं होगे उसको, है ना? नहीं खोलते ना आधे से ज्यादा बच्चे। तो वो कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है, कितने इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्या गलतियां कर रहे हो, तो वो सब हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप में हो तो परमानेंट ही इसमें रहोगे। अगर तुम जो चीजें सर ने बोली है वो करोगे, वो फॉलो करोगे, तभी ये ग्रुप आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? बाकी सर ने बता दिया सब कुछ। जो आदर्श आप बोल रहे हो, आपको मैंने बताया, देखो जिनका स्कूल का लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमारा स्कूल का टाइमिंग बहुत है, तो थोड़ा आपको ना चीजें मैनेज करनी ही पड़ेगी। स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ो, फ्री पीरियड में पढ़ो, अगर आप बस से जाते हो तो रास्ते में पढ़ो, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी मारो, ठीक है? कोशिश करो कि 1 दिन ब्रेक लेके जो चीजें कवर हुई उस वीक की उसको कवर कर लो, क्योंकि आपका प्रायोरिटी वो है। और अगर आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं
तो थोड़ा सा उनको अलग से पर्सनली जाके बोल दो कि मैम और सर हम इस जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका सपोर्ट हमें चाहिएगा, इसलिए कभी कभी अगर हम लीव लें तो प्लीज आप डांटिएगा मत, या जो भी है, ठीक है। आपका उनको ये बोलता था ना कि हमारा स्कूल परफॉर्मेंस कभी डिप नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे तैयारी करो तो आपका स्कूल परफॉर्मेंस डिप होगा भी नहीं, ठीक है। ओके, टेस्ट स्कोर ऑफ कोर्स मैटर करेगा, लेकिन हमारी पहली दो प्रायोरिटी रहेगी अटेंडेंस एंड डीपीपी। अगर आप रेगुलर हो, मेहनत कर रहे हो, डीपीपी भेज रहे हो, तो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन टेस्ट तो मैटर करता ही है, लेकिन हाँ हम ये आपको चांस देंगे कि आप धीरे धीरे इंप्रूव करो, ईमानदारी से पेपर देना, चीटिंग करके नहीं देना है। अगर मान लो पहली बार टेस्ट में तुम 20 नंबर ला रहे हो मैथ्स में, चलेगा मुझे, अगली बार 22 लाना, 23 लाना, 24 लाना, ठीक है। चीटिंग करके पेपर नहीं देना। अगेन मेरी दो प्रायोरिटी, हमारी सबकी दो प्रायोरिटी पहले अटेंडेंस से एंड योर डीपीपी सबमिशन है। डीपीपी करेक्शन कैसे पता चलेगा? देखो डीपीपी आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है ज्यादातर केसेस में, कि मान लो आपने डीपीपी भेजा तो उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहता है, सॉल्यूशन से खुद से देखो, और इन केस आपको अगर कोई समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आपको क्लास में मैम से या सर से पूछना। क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लो, क्योंकि आप 10 मिनट पहले मैम ज्वाइन कर लेते हैं, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो आप क्लास की स्टार्टिंग में अपना डीपीपी का डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, रमेश सर भी बता रहे कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं भेज रहे हो आप लोग डीपीपी। देखो रफली सॉल्व करोगे चलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब आपको बहुत सजा सजा के लिखना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, लेकिन हाँ वो ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि सही में करा है, ठीक है। और प्रॉपर एक के नीचे एक लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन, 2 उसका सॉल्यूशन, और एकदम डिटेल में नहीं चाहिए, जैसा आप प्रैक्टिस करते हो टेस्ट में सॉल्व करते हो वैसे ही चलेगा। सबमिट करने का नहीं आ रहा है? अच्छा, एक काम करेंगे रमेश सर, इनके लिए एक सेशन रख लेंगे शॉर्ट, कल वाली आपने स्टार्टिंग में थोड़ा इनको बता देना कैसे डीपीपी सबमिट करना। आई थिंक कितने लोगों को डीपीपी सबमिट करने में दिक्कत आ रही है? हैंड रेस करो। बहुत सारे हैं क्या? ठीक है, ओके ओके ओके। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आती है इस लिंक पे? अपलोड नहीं होती चीजें क्या? सर पीडीएफ नहीं बन रही। पीडीएफ नहीं बनाने वाली। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है और बताओ? एक तो पीडीएफ नहीं बनती, सेकंड वो गूगल फॉर्म फिलअप करना तो आता है ना, उसमें कैसे जाना, कैसे अपलोड करना है, उसमें भी दिक्कत आती है? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है, काम करते पीडीएफ के लिए हम अलग से आपको एक शॉर्ट वीडियो या कुछ ना कुछ उसके लिए गाइड कर देंगे। कल वाले सेशन में मैं गाइड करवा दूंगा आपको कि कैसे पीडीएफ बनाना है। और कोई प्रॉब्लम आ रही तो अभी बता दो, बाद में मेरे को कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और कोई इशू आ रहा है डीपीपी में? सर उस जगह पे अगर हम फिल ना करें, उस जगह अगर हम डायरेक्ट टीचर को भेज दे तो चलेगा? एक्चुअली टीचर के पास आता फिर वो डेटा आपको ट्रैक करने में हमको दिक्कत आती है कि आप लोग कौन कौन सबमिट कर रहे हैं, कौन कौन नहीं। मैं एक बार करता हूँ, होगा तो हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि डीपीपी सबमिशन आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत मतलब टाइम भी ना लगे और ये सब भी ना हो, ठीक है। और कुछ इशू आ रहा है एनीवन? हाँ अंजलि साजिया बोलो। नो सर। ठीक है, नो सर। थोड़ा कैमरे से फोटो भी अच्छे से खींचा करो, ठीक है। मतलब प्रॉपर इस पे रख के, ऐसा नहीं कि मतलब क्लैरिटी, मतलब थोड़ा सा आप हिलडुल करके शायद खींचते तो फोटो क्लियर नहीं आता है, ठीक है। चलो हम आपको सिखा भी देंगे कैसे अपलोड करना है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को कवर कर लेंगे, है ना। ओके ओके खुशबू मैम, आई थिंक इनको समझा दिया है, अपन अब डेली थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। ठीक आप है। अब स्टार्ट कर दीजिए अपनी क्लास। हाँ जी। ठीक है बच्चों, अब समझ में आप लोगों को आ गया ना कि आप लोग क्यों हैं इस ग्रुप में, ठीक है। तो काफी सारे डिस्कशन कर लिए, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है जी। गौरव बेटा बार बार लेफ्ट क्यों हो रहे हो तुम? ठीक है, चलिए, ऑल राइट। तो आज सारे बच्चे आए हैं क्लास में, ठीक है। मैंने देख लिया, सबका अटेंडेंस भी ले लिया है मैंने, तो सभी बच्चे क्लास में आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो इसको मेंटेन करके चलना अटेंडेंस को। देखो अटेंडेंस एक क्लास में आना, ठीक है, सिर्फ ये टीचर को लाइक दिखाने के लिए कि हाँ हम रेगुलर हैं,
लेकिन रेगुलर के साथ साथ भी क्या चीजें जरूरी हैं वो सब आपको बता दिया गया है ना। देखो तुम मेहनत करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा तुम लोगों के लिए कुछ करना, ठीक है। हम लोग भी चाहेंगे कि तुम अच्छे कॉलेज में जाओ, राइट। टीचर्स तो यही चाहते हैं ना, एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है। ये दो लोग हैं जो अच्छा चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं अच्छे कॉलेज में जाएं, लेकिन तुम्हें ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और इट्स ओके टेस्ट में स्कोर बहुत आप टेंशन लेते हो, टेस्ट में स्कोर कम आएगा तो ग्रुप से निकाल दोगे। देखो जो टेस्ट में स्कोर है कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना ड्रास्टिक चेंज होगा, एकदम से बढ़ जाएगा स्कोर, एकदम से तुम 300 में से 200 प्लस आ जाओगे, नहीं। अभी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी न्यूमेरिकल करने की आदत ही नहीं है तुम लोगों को, समझ रहे हो। किसी से सॉल्व नहीं होते, टाइम लग जाता है ना, तो धीरे धीरे होगा। तो टीचर को पता लग जाता है कि ये बच्चा एफर्ट मार रहा है, अगर बच्चा एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो दिख जाता है। तुम्हें खुद दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमें दिख जाएगा खुद ही। आप काम अपना कर रहे हो, क्लास में देख रहे हैं, एक्टिव है, तो दिख जाता है टीचर को। और रही बात स्कोर की टेस्ट में, बस इतना हम चाहते हैं सब लोग कि तुम लोग ईमानदारी से टेस्ट दो। देखो ईमानदारी से नहीं दोगे ना तो फिर उसमें ना तो मेरा कोई फायदा है और ना ही तुम्हारा कोई फायदा, ठीक है। तो बस ईमानदारी से अपना काम करते चलो, जिंदगी में ईमानदारी से चलोगे ना बहुत आगे जाओगे, मैं बता दे रही हूँ। अगर शॉर्टकट अपनाओगे ना फिर वैसे ही जाओगे, ठीक है। चलिए ऑल राइट, ठीक है बच्चों स्टार्ट कर रहे। तो अब 1.5 घंटे की क्लास होगी है, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट तो मैं लूंगी, कभी मेरा मन करेगा 5-10 मिनट और भी बिठा लूंगी, ठीक है। तो आज तो चलो ठीक है, आपको गाइड करना भी जरूरी था, ठीक है। सो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेटा, लेक्चर नंबर 7 रहेगा, ठीक है। सो यस, जो टॉपिक रहेगा मेरा बेटा कंडक्टेंस वाला टॉपिक रहेगा इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे। आर्यन क्या हो गया, क्या सोच में पड़ जाते हो तुम, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम हैं, ठीक है, 26-28 बच्चे हैं, तो मैं एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाऊंगी, कौन बच्चा मेरी बात सुन रहा है और कौन बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो टीचर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे अब तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। सो आज की क्लास में बेटा मैं ये सब चीजें कवर करने वाली हूँ, लाइक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा जो काम है, जिसके लिए बेसिकली जो आज पूरी क्लास है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के इर्द गिर्द घूमेगी, राइट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली यूज करेंगे हम। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अपनी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो आगे बढ़ाने से पहले, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से फटाफट अपनी नोटबुक पेन निकालिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। एंड अभी मेरे को पता लग जाएगा कि कितने बच्चे ईमानदारी से डीपीपी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जेई का एक क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से रीड करो और इसको जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, करो। हाँ डीपीपी से ही लिया है मेरा बेटा आर्यन मैंने ये क्वेश्चन। राहुल ये आपने पूछा मेरा बेटा, फिर गलत बात है ना। यही तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। अरे नहीं बन रहा तो मैं किस लिए हूँ। डाउट सोल्विंग ग्रुप में 3 टीचर्स हैं, वो किस लिए हैं, तुम्हारे डाउट्स रिजोल्व करने के लिए है ना। और मान लो ये आया था जेई 2024 में, 26 में आ गया ऐसा ऐसा क्वेश्चन, फिर क्या करोगे। देखो कुछ बच्चों ने डन डन बोला, मतलब उन्होंने कर लिया था डीपीपी, ठीक है। माइक म्यूट करो बेटा। प्रिंस क्या किया था बेटा इसमें, एक बार बताओ। मैम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख के मैम लास्ट इक्वेशन बनाई थी। ये माइक किसका म्यूट अनम्यूट है भाई। बेटा माइक अनम्यूट, सॉरी माइक म्यूट करो भाई जिसका भी ऑन है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल तो रीजॉइन करने का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो जो थैलियम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए एक बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ मैम हो रहा है। कैथोड पे देखो Yes, क्या ma'am. हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करो, क्या बन जाएगा? 2Tl, थैलियम होता है ये प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स थैलियम +1 प्लस कॉपर। तो नॉन्स इक्वेशन क्या बनाओगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ये सबको आ गई होगी बनाने, बहुत सारे क्वेश्चन भी दे दिया एंड बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम DPP 5 के क्वेश्चन बन गए। वो बनने ही थे, अगर DPP 4 में मैंने डिफिकल्ट डाले थे क्वेश्चन तो DPP 5 वाले तुमसे बन गए होंगे, है ना। बाय 2 लोग, थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन मेरा बेटा डिवाइड बाय इसकी तो यूनिटी लोगे, राइट। थैलियम और कॉपर की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको लेनी होती है। तो आपको बोला है कि ई सेल आप कैसे इंक्रीज कर पाओगे, तो कैसे इंक्रीज कर पाओगे? कैसे इंक्रीज कर पाओगे? बताओ बताओ बताओ, कोई भी बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो चलो फटाफट से, क्योंकि काफी बच्चों ने बोला डन 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 डन। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ बताइए क्या ऑप्शन आया था फिर इसका? मैम जब ये लॉग वाली टर्म्स की वैल्यू कम होगी तब ई सेल की वैल्यू ज्यादा होगी। यस, तो बेसिकली है क्या, ध्यान से सुनो, बी वेरी गुड, बी इज द करेक्ट। एक बार ध्यान से देखेंगे, मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। अगर आप कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इट मींस आप डिनोमिनेटर वाली टर्म को बढ़ा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म बढ़ रही है तो ये पूरी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, है ना, सिंपल मैथ्स है। तो अगर ये कम हो जाएगी तो नेगेटिव में चीज कम हो जाएगी, नेगेटिव में चीज कम होगी तो मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ई सेल क्या हो जाएगा मेरा? इंक्रीज। तो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल बढ़ेगा, थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से घटेगा। आपसे इंक्रीज पूछा था राहुल, अब हो गया ये सॉल्व क्वेश्चन? तो मैं फिर बोल रही हूँ, अपने डीपीपी के क्वेश्चंस को डाउट नहीं रखोगे। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे को आगे आपको नए क्वेश्चंस भी देने हैं और वो मैं तभी दे पाऊंगी आप लोगों को जब आप ये वाले कवर करेंगे। आदर्श मुझे नहीं पता लगेगा मेरा बेटा कि 5th क्वेश्चन कौन सा था, है ना। यू हैव टू सेंड मी द क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, राइट। मैंने शायद तुम्हें व्हाट्सएप पे बोला था। अच्छा वो वाला, हाँ वो वाला रहने दो, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही एरर थी, वो मेरे को आर्यन ने बताया था, फिर मैंने देखा। ठीक है, उसको तुम छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ थी वो छोड़ दो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरा बेटा, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे। देखो रही बात मेटेलिक, देखो मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं वो आप, अच्छा ठीक है, इधर 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 आओ, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हो गया ना। चलो तो बेसिकली मेरा बेटा, अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूं, या इससे भी पहले मैं तुमसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं कि कंडक्टर क्या होता है, तो प्रिंस मुझे ये बताओ कंडक्टर होता क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने से। अच्छा, वैसे मैंने दूसरे प्रिंस से पूछा था, ठीक है। तो यस, जो क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास करे, राइट। अब बेटा जो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर देखो 4 पार्ट में डिवाइड है, एक तो अपने पहले निपटा लिया सेल वाला, दूसरा वाला अब हम कंडक्टेंस वाला निपटाएंगे, इट विल टेक 2 लेक्चर्स। फिर हम तीसरे फैराडेज लॉ पे आएंगे, लास्ट में तुम्हारा होगा बैटरी और कोरोजन वाला, राइट। तो बेसिकली हमारी जो कहानी है वो इर्द गिर्द घूमेगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, ठीक है। कंडक्टर तुमने बोला कि क्या है, जो कि अलाउ करे इलेक्ट्रिक करंट को। तो कंडक्टेंस क्या होगा मैं बता देती हूँ, वैसे तो आगे इसको पढ़ाऊंगी। कंडक्टेंस क्या होगा? इजो फ्लो ऑफ करंट, बोलो। यस मैम। कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, और तुम्हें पता है जब मैं करंट फ्लो की बात करती हूँ तो इसका रीजन क्या होता है? मेन चार्ज कैरियर की वजह से, यस और नो। चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। अब तुमने मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ी होगी तुम्हारे फिजिक्स में, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पढ़ना है ही नहीं तुम्हें, बस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है, तो मैं इस पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मेटेलिक कंडक्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और अगर मैं बात
करूंगी मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रोलिटिक नाम समझ गए, इलेक्ट्रोलिटिक कहां से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किस वजह से होगा, ड्यू टू आयंस। आयंस की वजह से। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा टेम्परेचर की बात करूं, तो अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ाती हूं इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर वाले केस में, क्योंकि आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, राइट? यस। अब क्योंकि मेटेलिक मतलब मेटल, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेंगे, मेटल से टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अगर कंडक्टेंस का मतलब होता है आसानी से फ्लो ऑफ करंट का पास होना, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है मतलब, रुकावट। लेकिन अगर यही बात मैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में बात करूं, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सोचो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयंस जो है जल्दी जल्दी भागेंगे। मतलब मैं ये वर्ड बोल सकती हूँ, मैंने पहले भी ये वर्ड बोला था कि आयनिक मोबिलिटी आयंस की बढ़ेगी। मोबिलिटी का मतलब समझते हो, स्पीड, आयंस मतलब आयंस, तुम स्पीड भी बोल दो, लेकिन ये केमिस्ट्री की टर्म्स है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो बताओ ना, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस आसानी से करंट, देखो सीधी सी बात है, अगर सॉल्यूशन से आसानी से करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टेंस उस केस में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दैट्स इट, खत्म। मेटेलिक कंडक्टेंस मुझे नहीं पढ़ाना है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा रही थी तो मेरे को थोड़ा सा मेटेलिक का बताना था। हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे, ठीक है? अब ये देखो, ये तुम्हारे नोट्स के लिए है, इसको आराम से तुम पढ़ लेना। होगा, बिल्कुल होगा कोलिजन। अभी मैं फैक्टर अफेक्टिंग में बताऊंगी बेटा कौन कौन सी इंटरेक्शंस रोल प्ले करेंगी, ठीक है? व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, देयर विल बी फॉलोइंग इंटरेक्शंस विल बिहेव, ठीक है? सो ये तुम्हारे नोट्स के लिए है, मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इसको तुम पढ़ लेना। गेटिंग माय पॉइंट? ये नोट्स के लिए, तुमसे ये पेपर में कोई भी नहीं पूछे, ठीक है जी? हाँ, तुम्हारे बोर्ड्स के में जरूर आ जाता है 2 नंबर का डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है। जेई के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और टेंशन मतलब, तुम्हें बोर्ड्स की ज्यादा टेंशन होती है ना, मैं तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी बताती जाऊंगी कि एनसीईआरटी से इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, ठीक है? तो भड़क मत लेना किसी चीज की। आ जाइए। गर्व, मैं तुम्हें एक जरूर बात बोल देती हूँ, आगे का नहीं बोलना है, पहले जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, ठीक है? चलिए, अब हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हेडिंग डालो सारे बच्चे, हेडिंग डालो। डाली? तो मतलब एक तो बात समझ में आ गई कि मैम कंडक्टेंस मतलब है कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है उस सॉल्यूशन में। तो मतलब पहली चीज जिस पे डिपेंड करेगा आपका कंडक्टेंस वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट कैसा ले रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी किया था, याद करो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बड़ी हमने इसके साथ क्या बोलते हैं, बड़ी बात की थी इसके बारे में। तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रोंग हो सकता है मेरा बेटा, या मेरा इलेक्ट्रोलाइट वीक हो सकता है ना? ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा मनीषा, उसका मतलब क्या है कि वो ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 100% डिसोसिएट हो रहा होगा। बोलो। यस मैम। अब इसमें तुम्हारे क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं, सोल्ट आ जाते हैं। वैसे तो 100% होता नहीं है, बट हम मान के चलते 100% डिसोसिएट हो रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जो कि पार्शली डिसोसिएट होंगे। क्या कहते हो? आस्क योर डाउट्स इफ एनी डाउट, ठीक है, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। पार्शली डिसोसिएट होंगे, जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल है, कौन सा है? वीक एसिड का। कौन सा वाला? एसिटिक एसिड। ये बहुत फेमस है, तभी मैंने जान करके लिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जब इसको आप डिसोसिएट करते हो तो एक इसमें टूटता है मेरा बेटा, CH3CO नेगेटिव, विच इज योर एसीटेट आयन,
देखो जो लेवल है ना वो अप हो जाएगा इस बैच में। पहले मैं सबको देख के पढ़ाती थी, समझ गए? तो अभी मेरा लेवल अप ही होगा। तो मैं मान के चलूंगी कुछ चीजें आपको पता है, अगर मान लो हो सकता है नहीं भी पता हो तो पूछ लेना बीच में, ठीक है? तो दिस इज किस में डिसोसिएट होगा? एसीटेट आयन और H+ में। मान लो मैंने इसके कितने मोल लिए? 10 लिए इसके, ठीक है? तो एक में डिसोसिएट हुआ, बाकी इसी अनडिसोसिएटेड अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये रह गया, ठीक है? अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो कौन सा पॉपुलर एग्जांपल पढ़ते हो आप लोग? NH4OH। तो Yes, ये ma'am. डिसोसिएट होगा तो कंप्लीटली तो नहीं होने का भाई साहब, बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम का साइन आ रहा है, राइट? तो अब खुद बताओ, क्या मैं एक लाइन ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ आयंस जितने प्रोड्यूस्ड होंगे सॉल्यूशन में, लिखते भी जाओ, उतनी मेरी कंडक्टेंस ज्यादा होगी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरा इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट है, जबकि वीक वाले के केस में मेरा इतने आयंस मुझे नहीं मिल रहे। और जबकि कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? आपके चार्ज पार्टनर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा आपके आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना भाई सब फ्रीली मूव करेंगे। जब आयंस ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो क्या होगा फिर? तो मैं बोल सकती हूँ ये पहला फैक्टर है, और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस ज्यादा होगी? यस मैम। और क्या मैं बोल सकती हूँ कि वीक के केस में कंडक्टेंस मेरी कम होगी? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत सिंपल चीज है, बहुत कुछ मैंने बहुत ऐसा बड़ी चीज नहीं बता दी है। पढ़ते सब ये हो बस, क्योंकि हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो बस उसका वर्ड एक बीच में आ गया है, ये पढ़ रखी है तुमने चीज। तो साथ साथ देखो, अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है, एक टाइप का बच्चा जो दोनों चीजें साथ साथ कर रहा है, समझ भी रहा है और लिख भी रहा है। अगर ऐसे हो तो बहुत ही बढ़िया। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लिख रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज है। आप अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो प्लीज समझ लो, PDF आती है उससे आप लिख सकते हो। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि दोनों चीजें साथ करने की कोशिश करो, ताकि अपना बाकी का टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग में करो, ठीक है? नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, साइज ऑफ आयंस। तो गर्भ जो पूछ रहे थे ना अभी तुम, मैम इंटरेक्शन नहीं होगी, वही चल रही है चीजें यहाँ पे, वही चल रही हैं चीजें, ठीक है? चलिए लिखो साइज ऑफ आयन। क्या मैम आयन के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या कंडक्टेंस? यस। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लिथियम, और कौन होता है इसकी फैमिली का? सोडियम। लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है? ये मैंने एल्कली मेटल्स ले लिए, यस और नो, ठीक है? मान लो मेरा इलेक्ट्रोलाइट लिथियम क्लोराइड NaCl है। मैंने Cl नेगेटिव इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि मेरे कैटायन में वेरिएशन मैं कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने अनायन को कंसिडर नहीं किया। इट डजंट मीन कि सॉल्यूशन में अनायन नहीं होगा, वो होगा। तो एक बार बताओ, अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूं, साइज किसका ज्यादा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, वेरी गुड, शाबाश। हाँ मैम पढ़ा था। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरे को बहुत बेसिक सा डाउट आ रहा है, मैम से पूछूं या ना पूछूं। मैंने आज तक कभी मना नहीं किया। दिमाग में अगर आएगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में पूछ लेना, तुम्हारी इच्छा। आ जाओ। अब एक बार बताओ, खुद सोचो थोड़ा सा। एक है छोटू बंधु और एक है बहुत बड़ा, किसको चलने में आसानी होगी? मैम छोटे वाले को। देखो तुम ही बता रहे हो, मैंने नहीं बताया। छोटे वाले को चलने में आसानी होगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की। बोलो। Yes. लिथियम आयन की, फिर सोडियम आयन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्योंकि छोटू है वो मोटू है, मतलब बड़ा है। लेकिन कहानी में अगर मैं एक ट्विस्ट डाल दूं, ट्विस्ट क्या है वो, कि अगर मैं बात करूं एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब तुमने पानी में क्या डाला है? इलेक्ट्रोलाइट डाला है। अगर तुम पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो इंटरेक्शंस तो होगी। सोल्यूट की इंटरेक्शन होगी, सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी, सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्वस की, मान लो मैंने पानी लिया है, पानी सॉल्वेंट लिया है,
ठीक है, अब सोच समझ के सुनना मैं क्या बोल। एक मेरे पास लिथियम है जो कि छोटा साइज का है, और एक मेरे पास सीजियम है जो कि बड़े साइज का है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, हाँ मैम है, इसके पास भी है। अब तुम्हें पता है पानी क्या होता है, पानी डायपोल की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, और ये पार्शली पॉजिटिव आता है। तो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल आयंस को घेरेंगे, चाहे वो आपका कैटायन हो चाहे वो अनायन, है ना। तो अब बात आती है किसको ज्यादा घेरेंगे, तुम बताओ किसको ज्यादा घेरेंगे, लिथियम को घेरेंगे ज्यादा या सीजियम को? सीजियम को। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है क्या, इसलिए? क्योंकि वो बड़ा है इसलिए, यही सोचा आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा, और बताओ, सीजियम को घेरेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि बेटा लिथियम को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मैम रीजन बताओ। देखो, तुम लोग पिज्जा मंगवाते हो ना, पिज्जा कोई स्मॉल साइज मंगवाता है, कोई मीडियम साइज मंगवाता है, कोई लार्ज साइज मंगवाता है, डिपेंड करते हैं कितने लोग हैं। मैम ये कहाँ से आ गया बीच में, समझा रही हूँ, ठीक है। मान लो तुमने 4 स्लाइस का पिज्जा मंगवाया और एक बंदे ने 8 स्लाइस का पिज्जा मंगवाया, ठीक है। तुम्हारे पास 4 ओरिगेनो के पैकेट है, ओरिगेनो आते हैं ना फ्री में, आते हैं ना फ्री में, जिसको तुम स्प्रिंकल करते हो, ठीक है, उसके बिना तो मजा भी नहीं आता। अब तुम्हारे पास 4 स्लाइस का पिज्जा है, एक 8 स्लाइस का पिज्जा है, तुम 4 ओरिगेनो का जो भी पैकेट्स है वो उसमें भी डाल रहे हो, मीडियम वाले में, लार्ज में भी, तो तुम्हें कहाँ ओरिगेनो ज्यादा दिखेगा? मैम मीडियम, छोटे वाले में। सिंपल सी चीज कंसिडर, समझ रहे, ठीक है। अब डाले तो तुमने 4 ही पैकेट है, लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है, वहां पे ज्यादा दिख रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ लिथियम का साइज छोटा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होगी? लिथियम। यानी कि छोटे से एरिया में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो आपको दिख रही है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम। तो अब बताओ, अब तुम्हारा जवाब बदला कि वाटर के मॉलिक्यूल किसको अच्छे से घेरेंगे, किसको ज्यादा बेटर तरीके से सराउंड कर पाएंगे? लिथियम। तो एक बात बताओ, एक बंदा छोटू है, पानी अट्रैक्ट करेगा तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है जब आयंस को पानी घेर रहे हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। गौरव, मैं ये बोल रही हूँ मेरा बेटा, आयंस को पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे, और जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है, अरे हंसने का नहीं, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी देते हैं। अगर मैं सॉल्वेंट पानी ले रही हूं तो हम उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर तुम पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज करते हो तो उसमें हम क्या नाम दे देते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी नाम देते हैं, राइट। तो क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई? सोच के समझे बोलो, रेडियाई मतलब साइज ही, तो जो जितना छोटा वो पानी लेके उतना मोटा, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जो साइज में जितना छोटा पानी ज्यादा लेके वो उतना मोटा, ठीक है। तो अगर वो मोटू हो जाएगा तो वो क्या आसानी से चल पाएगा? यस और नो? नो मैम। नो मैम। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस, कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा एक्वस सॉल्यूशन में मुझे ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता दो, ये मैं 2025 का सवाल बता रही हूँ तुम्हें, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? ध्यान रखना, आई एम सेइंग इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज हाइड्रेटेड रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? लिथियम का कम, सोडियम का उससे ज्यादा, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे ज्यादा बताओ किसका? सीजियम का। 2025 का क्वेश्चन बता दिया है, और एनसीईआरटी में ऐसे ऑर्डर नहीं दे रखा, टेबल दे रखी है। वो टेबल मैं कल लाऊंगी, वो इसलिए नहीं लाई क्योंकि उसमें कुछ और चीजें भी मेंशन कर रखी, यानी कि सिंपल सा फंडा क्या, इधर आओ, जो छोटा
पानी ज्यादा पी के मोटा, तो वो चल नहीं पाएगा कंडक्टेंस का, राइट? ऐसे याद करो, मैंने भी ऐसे याद किया हुआ इतने सालों से, तो मैं भी नहीं भूली तो तुम भी नहीं भूलोगे, राइट? चलिए आइए, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। क्या? मेरे पास मान लो मैं 3-4 आयंस दे देती हूँ तुम्हें, H प्लस, Na+, K प्लस, रुबीडियम प्लस, ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता दो, तो अपने दिमाग में सोचो क्या होगा। मैम इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में? इसमें बता दो, बस मुझे ये बता दो किसका ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से, किसका होना चाहिए? रुबीडियम का ज्यादा होना चाहिए? टेल मी। यस मैम। यस मैम। और है जो मुझे बताए? हाँ जी, गर्व ने तो पढ़ लिया होगा पहले ही। हाँ गर्व, किसका होगा ज्यादा? आयरन सारे कह रहे हो रुबीडियम। हाँ मैम रुबीडियम। देखो जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से तुम रुबीडियम बोलो, इट मीन्स तुम मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन मैं तुम ऐसे ही थोड़ी ना, मैंने स्टार लगाया, इसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, H प्लस का सबसे ज्यादा, रुबीडियम, फिर आपका K प्लस, और लास्ट में Na प्लस। मैम ये क्या है, ये क्या हो गया? तभी तो बना है ये जेई का क्वेश्चन। ये जेई के एक शिफ्ट में सवाल आया था, अभी जो शिफ्ट हुआ है ये किसी और शिफ्ट में आया था। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ डेटा दे रखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट हाँ तुम किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो वहां पे बता रखा है। अब तुम्हें देखो क्या है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। सुनो क्या बोलते हैं। देखो अभी मैंने बोला जो जितना छोटा पानी लेके उतना मोटा, तो चल नहीं पाएगा। उस हिसाब से तुम बोलोगे मैं H प्लस की तो सबसे कम होनी चाहिए, कैसे आगे आ गया? हाँ या ना? ये कैसे आगे आ गया? एक्चुअली में क्या हुआ है, एक मैकेनिज्म हुआ, एक मैकेनिज्म है ग्रोथस मैकेनिज्म। ग्रोथस बोले तो स्पेलिंग में बता देती हूँ, GROTHUS। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी जरूरत है नहीं तो मैं ही पढ़ा देती। तो इस ग्रोथस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए हैं ना, उसमें ये देखा गया कि बेटा H प्लस लो या OH नेगेटिव लो, इनकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी सारे आयंस की, क्योंकि इसमें जो इसका साइज वाला फैक्टर है ना बेटा, वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। ये सब एक्सपेरिमेंट करके बोला गया कि जो H प्लस है बेटा, वो साइज में इतना छोटा है कि उसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सारे आयंस। दैट इज वाई जो H प्लस की कंडक्टेंस है वो क्या है, सबसे बोलो ज्यादा है। तो यानी कि मैम अब हमें क्या करना है ये बताओ। तो तुम्हें ये करना है कि H प्लस और OH नेगेटिव के केस में आपको हाइड्रेटेड रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बाकी आयंस में आप लगा सकते हो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि आया एनसीईआरटी में से है, उससे बाहर नहीं गया, लेकिन बस दिक्कत ये है कि उसने एनसीईआरटी की टेबल में से उठा लिया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, या तो आपको कैटायन की दिया जाएगा या एनायन की पूछा जाएगा। ठीक है, अगर सारे कैटायनिक में H प्लस है तो फिर वो H प्लस होगा, अगर सारे एनायनिक होगा तो उसमें फिर OH नेगेटिव दिया जाएगा, तो उनको आप पहले रख दोगे, राइट? मैम ये एक्वा सॉल्यूशन में है ना? यस, एक्वा सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है जी, ऑलराइट आदर्श राहुल। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको कैटायनिक वाला दे रखा है या एनायनिक वाला दे रखा है, राइट? तो ये ध्यान रखना, H प्लस लिख लो अगर लिखना चाहते हो कि, तो H प्लस और OH नेगेटिव ज्यादा होगा। रिकॉर्डिंग देखना, आई वॉन्ट रिपीट। मैं क्लास के बाद में कर दूंगी, रुक जाना, बट क्लास के बीच में मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, जस्ट बिकॉज तुम्हारा नेटवर्क चला गया था बेटा, राइट? ठीक है, सो ध्यान रखना, अगर H प्लस और OH नेगेटिव नहीं है तो आप हाइड्रेटेड रेडियाई कंसीडर करोगे, अगर H प्लस और OH नेगेटिव है देन इस केस में साइज आप कंसीडर करोगे। लो कर दिया कंक्लूजन, आगे आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक बात बताओ, इधर आओ। मान लो मेरे पास NaCl है, अभी Na+Cl नेगेटिव पास है, ऐसा तो है नहीं एक NaCl का मॉलिक्यूल लगा भाई साहब, बहुत सारे होंगे। मान लो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
एक बार बताओ, मैंने इसमें कोई एक ऐसा सोलवेंट डाल दिया जो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दे, तो ये क्या है, ये अलग फ्रीली मूव करेगा, ये अलग फ्रीली मूव करेगा, यस और नो? कंडक्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस मैम। यस बढ़ेगी। बढ़ेगी। बेटा जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे ना प्रिंस, तो उसमें हम एक्वा सॉल्यूशन ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है? विदाउट एक्वा सॉल्यूशन कंसीडर करके नहीं चलेंगे, राइट मेरा बेटा? तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का गौरव, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगी। अगर मैं सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ा दूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस भी बढ़ेगी? यस यस मैम। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो? अभी बताया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की। काइनेटिक। जिसके जो भी डाउट है लिखते Yes. चलो, मैं ले लूंगी क्लास के बाद। तो कंडक्टेंस क्या होगी मेरा बेटा? बढ़ेगी? कम हो जाएगी। अरे बढ़ेगी। आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या होता है? आयंस की स्पीड ना, तभी तो अगर आयनिक मोबिलिटी कम हो गया बेचारे, एक बात बताओ, आयंस धीरे धीरे मूव करके आपके इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे तो कैसे करंट फ्लो होगा आसानी से, समझे? और विस्कोसिटी मतलब क्या है? विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन होता है ना, विस्कस, जैसे हनी और पानी, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आयंस का फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो जिसने नहीं लिखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। गौरव जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वही तो मैंने बताया था कि H+ में ये कंसिडर नहीं करना। जो आपका ग्रोथर्स एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें यही तो देखा गया कि H+ में साइज कंसिडर किया उसका, कि वो इतना छोटा, उसकी मोबिलिटी इतनी जल्दी ट्रांसफर होता है ना उसका, ठीक है, जिससे उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है बाकी सबके कंपैरिजन में। एक बात बताओ लावी, एक तुम वाटर ले रहे हो, एक कोई और सोलवेंट ले रहे हो, मान लो इथेनॉल ले रहे हो, आप सबको पता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 के आसपास होता है ना, है ना? वाटर का उससे कम होता है। तो जो जितना ज्यादा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका मतलब क्या होगा? उसमें उतनी ताकत होगी आयंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की, यस और नो? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, समझे गए मेरे बच्चों? आ जाओ, लिख लिया? यस चलिए, वेरी गुड, जो लिख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाते हुए, क्योंकि एक एक बच्चे पे ध्यान जा रहा है। और जो मुझे लगा क्लास में ऐसे बैठा है, फिर देखना कल कॉल आने वाला है, घर पे कॉल जाएगा। आदर्श जी, आकर्ष, ध्रुवी, आर्यन, कुछ और नहीं पढ़ना आर्यन साथ साथ में? यस मैम। हाँ, गर्व जी कुछ और नहीं पढ़ना साथ में। संदीप, मैं बता दे रही हूँ, जो अगर तुम कुछ और जगह से पढ़ रहे हो, ना इधर का ना उधर का, सीधी सी बात है, डायरेक्ट बोल दे रही हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैम रुकावट। वेरी गुड आर्यन, यही चाहिए मेरे को तुम्हारा फुल फोकस। कंडक्टेंस क्या था? आसानी। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो बेसिकली अगर करंट के फ्लो में कोई रुकावट होगी तो उसको क्या नाम दूंगी? रेजिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली हम क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो तुम ऐसे मतलब दिमाग में इमेजिन तो कर पा रहे हो ना, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होगी, कनेक्टेड होगा बैटरी के थ्रू, है ना? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, आयंस मूव करेंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड तो करंट फ्लो होगा। ये समझ पा रहे हो ना मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? ठीक है। और जो लेंथ होगी इलेक्ट्रोड्स की, हम L सेंटीमीटर ले लो, और जो एरिया है वो क्या मान लोगे तुम? मतलब
1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। तो एक बात बताओ, अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ बेटा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? जितना Yes, ज्यादा लेंथ होगा उतना मेरा ज्यादा रुकावट होगी। हाँ मैम बिल्कुल होगी भाई मैम साहब। इलेक्ट्रोड की लेंथ फिर से नहीं नहीं, इलेक्ट्रोड के बीच में जो तुमने इलेक्ट्रोड रखी है ना सॉल्यूशन में, उसके बीच की लेंथ बेटा। मैम ठीक है? लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस होगा। यस, उतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। लिख दूं क्या? लिख लो, फिर भूल जाओगे। ठीक है, और ए क्या है? ए क्या है? एरिया, समझे गए? तो सेक्शनल एरिया बोल दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोल दो। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पतली गली में चार कार है और एक बड़ी गली में 4 कार है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा? पतली गली में। पतली बस गली समझ में। में आ गया? बस यही समझाना था मेरे को तुम्हें। तो मैं ऐसे लिख दूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A बेटा। यस मैम। यस मैम यस मैम। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो ये लिख दूं रो L बाय A। अभी बड़ा आसान लग रहा होगा तुम्हें, है ना? अभी आएगी अच्छी चीजें आने वाली हैं अभी। ठीक है, L क्या है? लेंथ। A क्या है? एरिया। R रेजिस्टेंस। रो क्या है? रो रजिस्टिविटी। रेजिस्टिव। फिजिक्स में नहीं पढ़ के आए गर्व। रेजिस्टेंस आपका जो है लेंथ और एरिया पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेंथ और एरिया लिख रही हूँ। ठीक है गर्व जी, कहाँ ध्यान है? ठीक है, चलिए अब रेजिस्टिविटी। अरे रुक जाओ, शांति नहीं है, बताने नहीं देते। L बाय A कुछ तो सोच समझ के लिखा होगा मैंने। गर्व जी, सेल कांस्टेंट कैसे पढ़ाऊंगी? पहले ही वॉल्यूम दिखा दूंगी, तो रुक तो जाओ। भयंकर भाई तुम लोग तो, सही रेसिपी। तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो रेजिस्टिविटी मेरी क्या बन जाएगी? बोलो। रेजिस्टेंस। क्योंकि सर आप सुन नहीं रहे ना ध्यान से, तुम्हारा ध्यान हर क्लास में कहीं और होता है बेटा। मैंने 2 बार बोला चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो तुम रेजिस्टिविटी को। वाई स्पेसिफिक? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर स्पेसिफाई कर दिया, एरिया 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। अरे ले सकते हो बेटा। लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्लास में हंसोगे तो रिमूव कर दूंगी। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। उसके अलावा कंडक्टेंस क्या है बेटा? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यस, एक बात बताओ, रेजिस्टेंस रुकावट था, कंडक्टेंस क्या है? आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस को मैं बेटा G से दिखाती हूँ। तो G क्या हो जाएगा? 1 बाय R हो जाएगा। यस और नो? देखो एक बार। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है। ओम। फ्लो पढ़ते हो ना तुम लोग, तो यूनिट कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी बेटा? ओहम इनवर्स। या फिर इसको क्या लिख सकते हो? साइमन भी बोल सकते हो। और कैसे लिख सकती हो इसको? अभी मैंने तुम्हें बताया बेटा रेजिस्टेंस क्या है, बताया रो L बाय A है। बोलो। ठीक है, तो मैं रो को क्या लिख सकती हूँ? रेजिस्टिविटी को RA बाय L लिख सकती हूँ। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। यस मैम।
और अगर मान लो मुझे 1 बाय ये लिखना हो रो, तो क्या लिख दूं? G इंटू एल बाय ए लिख सकती हूँ। ध्यान से देख लो एक बार, कंफ्यूज ना हो जाना। बाकी मैं फॉर्मूलों को कंपाइल कर दूंगी तुम लोगों के लिए। कृतिका बेटा, करने को तो मैं डी से भी कर दूं, लेकिन जो बुक्स में नोटेशन होते हैं ना, हमें उसी से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जी लिख के देगा वो कंडक्टेंस को। ठीक है, फिर वहां पे हम घूम जाएंगे कि ये जी क्या होता था। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड बुक्स में नोटेशन दे रखी है वो जी है, तो इसलिए आप जी लेके चलोगे। ठीक है, लिख सकती हो ना 1 बाय रो इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए, बोलो। अब ये एल बाय ए क्या है? गर्व। मैं पता है क्यों बता रही थी लेंथ और एरिया, क्योंकि मुझे इसका काम है बेटा। जो एल बाय ए है मेरा बेटा, वो क्या है तुम्हारा? सेल कांस्टेंट है। क्या है? सेल कांस्टेंट। और यहाँ पे नोट करके सारे बच्चे एक बात लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखा देती वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, मेरे क्या जा रहा था, क्योंकि आएगा सोल्व करना, इसलिए मैंने करवाया। तो नोट करके लिखो, फॉर अ गिवन सेल, L by A is constant. रिया क्लास में हो? आरुष? यस मैम। यस मैम। देखो ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो इधर सुनो। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, 12th लेवल पे तो नहीं करवाए जाते बेटा ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस नहीं करवाई जाती हैं, बट आगे हायर क्लासेस में अगर केमिस्ट्री में लाइक जो आगे जाना चाहते, मतलब जाते हैं बच्चे जिनको इंटरेस्ट है, वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। आप क्योंकि जेई में जाओगे ना, तो आपके बीटेक में मेरे ख्याल से नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, नहीं होगा, राइट। तो होता क्या है मैं बताती हूँ। इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उस जो एपरेटस का नाम होता है वो कंडक्टिविटी सेल होता है, राइट। सो बेसिकली है कि अगर मैं मान लो कोई भी दो बच्चे ले लूं, हर्षित है और एक सक्षम है। ठीक है, हर्षित एक्सपेरिमेंट करने गया है क्या हर्षित? सक्षम है क्या क्लास में? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो हर्षित अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, उसके पास उसका अपना सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसने कोई। अब जो एपरेटस का सेटअप है, तुम गूगल भी कर सकते हो, जो सेटअप है वो कैसा है, 2 इलेक्ट्रोड डली हुई हैं, कनेक्ट किया हुआ है उसको बैटरी से अच्छे से। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है, कुछ तो होगी लेंथ एल और कुछ एरिया भी होगा। उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद जा रहा है सक्षम भी सेम एपरेटस पे काम कर रहा है। क्या जब सक्षम उसी सेम एपरेटस पे काम कर रहा है, क्या जो लेंथ है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स और जो एरिया है, क्या वो बदल जाएगा? नो मैम। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि गिवन सेल के लिए जो L बाय A क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ आ गई ये वाली बात? बोलो। यस ठीक है, तो L बाय A सेल कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आप लिख लीजिए इसको एक बार फटाफट, फिर मैं आगे चलूँ। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैसे मैं बता चुकी हूँ, एक बार देख लो। तो रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस है किसका, क्योंकि मेरा बेटा हम कंडक्टर की अब बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हैविंग लेंथ ऑफ कितनी है, 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग अगर मैं एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो उस केस में जो हमारा आर है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रो के, यानी कि रेजिस्टिविटी के। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया 1 बाय रो जी इंटू एल बाय ए, और एल बाय ए को तुम्हारी मतलब कुछ बुक्स में जी स्टार भी लिखा हुआ है, इवन मैं भी जी स्टार ही लिखती हूँ। तो जी स्टार क्या है, एल बाय ए है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बात बताओ, अगर मुझे यूनिट लिखनी हो रेजिस्टिविटी की, तो क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी की आर ए बाय एल था, तो देख लो एक बार, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर
तो ये कितना आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। अब हो सकता है उसने मीटर में भी दे रखा हो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। मैम हाँ, मैम ये आ रहे क्या है? और ये गौरव क्लास से भाग गए थे क्या? मैम वो भी ना नेटवर्क इशू हुआ था तो डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम पे। आर रेजिस्टेंस, ए एरिया, आर एल लेंथ है, राइट? मल्टीप्लिकेशन में है ये। हाँ हाँ, आर ए बाई एल, एल डिवाइड में है, ठीक है। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम सेंटीमीटर, या साइमन इनवर्स सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, ओम मीटर बोल दो, जो यूनिट उसने पूछ रखी होगी एग्जामिनर ने, उसके हिसाब से तुम बता देना, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। लिखो, ये है काम की चीज आज की क्लास की। आज की क्लास की काम की चीज ये है। अभी मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी, है ना, राइट? यही बताया मैंने। और क्या बताया था, जो कंडक्टेंस है वो क्या है, 1 बाय रेजिस्टेंस है। ऐसे ही जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या है, 1 बाय कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा, ठीक है। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, के को ऐसे मोड़ दो नीचे से, ठीक है। आपको याद रखना है तो कटप्पा से याद रख लो, तुम्हारी इच्छा है, कप्पा। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कप्पा, ठीक है। या ये, ठीक है। चलिए और आगे आइए, आगे आइए। ये फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, 1 बाय रो जी इंटू जी स्टार लिखवाया था बेटा। यस मैम। इसको क्या लिख सकती हूँ, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार लिख सकती हूँ। यस। तो ये बड़ा काम का है तुम्हारा, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त काम का है। बस समझ लो, मैंने इतना जबरदस्त बोल दिया तो मैम है कुछ काम का फिर। यस, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की क्या होती है, ओम इनवर्स। और सेल कांस्टेंट की क्या थी, बताया था ना मैंने, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। वो मीटर में भी दे सकता है, ठीक है। अब इस पे मत झगड़ा करना कि मैम ये क्यों लिखा, या फिर इसको ऐसे लिख दो। किस्मत अच्छी हुई तो यूनिट से भी कई बार सवाल पूछ लेता है, बाकी इतना इजी बनाता तो नहीं वो क्वेश्चन, बट हाँ 1-2 बार आया हुआ है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या, कि जो कप्पा है, कप्पा, कप्पा यानी कंडक्टिविटी, वो कंडक्टेंस ही है जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, या मैं बोलूं वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml हो जाए। बोलो। यस मैम। यस मैम। इसको थोड़ा और फील लेके समझाती हूँ, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। फॉर्मूले लिखते जाना बेटा, हाईलाइट करते जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तक। देखिए, आना इधर आना, कप्पा की यूनिट मैंने बता दी। देखना एक बार थोड़ा सा ध्यान से, ये जो आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको यस मैम। इलेक्ट्रोड कंसिडर कीजिए। मैम क्यों करें, क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बीच में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अब देखो, ये लेंथ हो जाएगी इलेक्ट्रोड के बीच में, राइट, और ये एरिया है आपका, राइट। तो यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया, बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो यानी कि मेरा बेटा जो तुम्हारी कंडक्टिविटी है ना, वो क्या है,
कंडक्टिविटी क्या है? इज द कंडक्टेंस ऑफ, एक बार गौरव रुक जाओ, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल दिया मैम आपने? ध्यान से सुनो। इधर आओ। तुम्हारे पास पूरा सॉल्यूशन है, उसमें से मैं बात कर रही हूँ किसकी? 1 ml की। तो 1 ml सॉल्यूशन में जो मेरे आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसी को ही क्या नाम दिया मैंने? बोलो। कंडक्टिविटी। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ, क्या कप्पा तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? कौन बताएगा? क्या नाम है? संदीप। कंडक्टिविटी कप्पा तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बताओ। आरुष, उसके बाद तुम रेडी रहना। गर्व, मैंने तुमसे नहीं पूछा बेटा। गर्व कैन बी रोंग ऑल्सो, तो अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ कंडक्टिविटी। और अगर मुझे दिखा ना कि क्लास में आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं रिमूव करा दूंगी ग्रुप से। ध्यान रखना इस चीज की। क्लास में सर बोल रहे थे ना, बेशक 6 बच्चे रुक जाएं, 6 बच्चों को पढ़ा के IIT में भिजवा देंगे, लेकिन चाहिए वही बच्चे जो मेहनत करेंगे, वरना नहीं काम चलेगा। हाँ जी, तो बताओ कप्पा। गर्व कह रहा है इंटेंसिव है, बाकी बच्चे सोचो। प्रिंस, आरुष, इंटेंसिव। सुमित, Intensive. इंटेंसिव। वेरी गुड, यस इंटेंसिव। क्योंकि तुमने अगर पढ़ा हो इंटेंसिव एक्सटेंसिव, शायद मैंने बताया भी था, मुझे जहां तक याद है। इंटेंसिव मतलब होता है, हाँ, इंटेंसिव मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो उसको मतलब नहीं है कि तुमने कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो बात किसकी कर रहा है? स्पेसिफाई कर दिया ना उसने, स्पेसिफाई कर दिया कि वो 1 ml सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो कप्पा क्या है तुम्हारा? इंटेंसिव। आज तक ये क्वेश्चन आया तो नहीं है जेई में, बट आ सकता है। कंडक्टेंस क्या होगा तुम्हारा? सिर्फ कंडक्टेंस, एक्सटेंस। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। कप्पा क्या है? 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वही तुम्हारा क्या है? बोलो। कप्पा। कप्पा कप्पा। चलो क्वेश्चन करें। चलो एक एग्जांपल मैं कराती हूँ, फिर तुम कर लेना। इधर आओ। देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंट करने वाला एपरेटस का नाम क्या था? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल। तो देखो, वो मैंने इसलिए बताया था ताकि तुम देख के घबराओ मत, मैम ये क्या भला आ गई है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, जिसमें सॉल्यूशन पड़ा है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, टेम्परेचर इतना है, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, यानी कि मुझे क्या गिवन दे रखा है? आर दे रखा। हाँ, आर दे रखा है। हाँ, आर दे रखा है। सेल कांस्टेंट वो कह रहे हैं क्या होगा? इफ कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा इतना है, देखो अब सेंटीमीटर में दिया तो वही लेना। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला तो कभी जिंदगी में मत भूलना, मतलब भूल जाना, लेकिन तब तक मत भूलना जब तक पेपर नहीं हो जाता। कप्पा इज इक्वल टू, मैं तो सच बताऊं, एज ए टीचर मैं हमेशा ये फॉर्मूला याद रखती हूँ, मैं और याद ही नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है इसी फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले बना लूंगी। तुम भी यही याद रखोगे। कप्पा इज इक्वल टू, बोलो, G इंटू जी स्टार। जी इंटू जी स्टार। स्मृतिका क्लास में है? स्मृतिका क्लास में है? स्मृतिका है क्या? नहीं है। ऑल राइट, तो बस हो जाएगा ये। कप्पा क्या है? कप्पा तुम्हें दे ही रखा है, सेल कांस्टेंट निकालना है, तो क्या करूंगी? जी तुम्हें दे नहीं रखा मैम, लेकिन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनवर्स के होता तो बोला हो जाए। बस मल्टीप्लाई कर दो। तुम क्या दिया हुआ है कर दो, 1500 इंटू 1.46 इंटू 10⁻⁻³ ये ओम है, या इसको साइमन इनवर्स लिख लो। ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो साइमन से साइमन इनवर्स गया, इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर
इनवर्स में आ जाएगा। जल्दी से मुझे अंदर बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, वो सिर्फ मैं करूँ। कुछ बच्चे ना डीपीपी में देखा बड़ी साफ सुथरी लिखते हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तुम्हें, आदत बिगड़ जाएगी। इसमें तो कैलकुलेटर वैसे करना भी नहीं चाहिए हमें। 219 आंसर आ जाएगा, है ना? यस मैम। कितना आ रहा है? 2.1। तुमने किसको मल्टीप्लाई किया? मेरा तो 2.59 आ रहा है। ना, क्या कर रहे हो तुम? इसको जब 1500 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.46 से, तो ये आएगा तुम्हारा 2190 इंटू 10⁻³ तो ये -3 + 1 कितना हो जाएगा? 2.19 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए लिख लिया क्या? मतलब हो गया क्या सोल्व? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, उसके ma'am. बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मोलर। छोटी छोटी टॉपिक्स हैं दो, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस की, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, लैम्डा एम बोलते हैं इसको, लैम्डा एम बोलते हैं इसको। एम किसको डिनोट कर रहा है? मोलर को। ठीक, देखिए, हाँ मोलैरिटी। ठीक है, आओ। तो बेसिकली मेरा बेटा, अब देखो मोलर कंडक्ट नाम से पता चल रहा है, मोलर यानी कि 1 मोल। तो हम किसकी कंडक्टेंस देखेंगे बेटा? जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है, तो वो जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो जितने भी आयंस प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस नाम दे देंगे। ठीक है जी। तो अगर सॉल्यूशन का मान लो, जो तुमने सॉल्यूशन लिया उसका वॉल्यूम V है, ठीक है, और उसमें तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको क्या नाम दे दूंगी? मोलर कंडक्टेंस। बोलो हाँ के ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टेंस को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कंडक्टिविटी ऑफ 1 cm³ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। मैम ये क्या लिख दिया? ये तो पल्ले नहीं पड़ा हमारा। इधर आओ। 1 ml सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस थे उसको क्या नाम दे रहे हो तुम? कप्पा। बोलो। तो VML के लिए क्या बोलोगे? कप्पा इंटू V। और ये किसके बराबर होगा फिर? मोलर कंडक्टेंस। देख रहे हो? बोलो। यस ओके मैम। तो ये तुम्हें लिखना है तो लिख लो, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था बस यहाँ पे। तो यानी कि मोलर कंडक्टेंस को मैं क्या लिखूं? कप्पा इंटू V। अभी मेरे को एक बच्चे ने बोला था, गौरव ने, मैम M यहाँ पे मोलैरिटी दिखा रहा है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? N/V। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरा 1 मोल है तो C क्या हो जाएगा? 1/V। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं? मैथमेटिकली कोई गलती तो नहीं है? देख लो एक बार, तुम मेरे को बता दो, मैथ्स वाले बच्चे हो ना तुम। यस मैम सही है। बड़े चलो, बहुत सही बता दिया। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ फिर? इसको मैं लिख दूं, C लिख दूं? देखो, कप्पा बाय C लिख दूं? C बोले तो मोलैरिटी। हाँ जी मैम, लेकिन हमने तो कुछ और ही पढ़ रखा है, टीचर्स ने कुछ और पढ़ाया था। वो तो हमें पढ़ाया था कप्पा इंटू 1000 पढ़ाया था, है ना? यही पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने? यस मैम। है सुमित, रिया? यस मैम। तुम लोग पानी पीते रहा करो क्लास में साथ साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे आदत डलेगी ना तुम्हारी 1.5 घंटे बैठने की, है ना? अच्छा, अभी नहीं कराया है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो बेटा जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी है, बट मैंने यहाँ पे 1000 नहीं लिखा। वाई? वो भी मैं बताती हूँ क्यों नहीं लिखा। आ जाओ एक बार।
तो बेटा अभी मैंने ये बताया तुम्हें कप्पा बाय सी मोलैरिटी लिख रही हूँ। तो बेटा जो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है ना, अगर सेंटीमीटर में ले रही हूँ मैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। हमें पता है कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। हाँ या ना? Yes, ma'am. यस बट मुझे तो फिर सेंटीमीटर मुझे, क्योंकि लीटर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैम कोई नहीं ना, हमें पता है 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इधर आओ, चलो यहीं करके दिखाते, रुको 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 रुको, यहीं करके दिखाते, इधर आओ। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलैरिटी मोल पर लीटर, लीटर की जगह ये लिख दूं, ध्यान से देखते रहो। 1000 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा मोल, और ये क्या हो गया अपना सेंटीमीटर -3, यानी कि क्या ये आ चुका है? बोलो। यस मैम। ऑल राइट, तो अब समझ में आया? जो तुम्हारी बुक्स में वो 1000 लिखा हुआ है ना, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसने मोलैरिटी को बेसिकली वो सेंटीमीटर में लेके चला गया, तभी यूनिट आती है। मतलब अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, तो मोलर कंडक्टेंस की ये वाली यूनिट नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी में 1000 लगाया होगा। लेकिन मैम एक जगह हम फंस सकते हैं, वो क्या? अगर मान लो उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई साहब जो ये मोलर कंडक्टेंस है ये साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो क्या करोगे? यही फॉर्मूला लगाओगे एनसीईआरटी वाला? नहीं मैम, यहाँ लिख देती हूँ अलग से। समझे क्या बोल गई मैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल गई। मैं ये बोल गई कि अगर एग्जामिनर ने मोलर कंडक्टेंस पूछी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो क्या करोगे? तो मैम फिर क्या करेंगे, लीटर को मीटर में कर लेंगे। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो तुम एक चीज नोटिस करो, ये जो 1000 है वो नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? आ चुका है ये क्वेश्चन जेई में रिसेंट 1-2 साल पहले। तो देखो ये बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगा के आए थे और उनका हो गया था गलत सवाल, क्योंकि उसने पूछा था यूनिट मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर, वो करके आ गए थे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे ना? गलती तो नहीं करोगे? बोलो मैम। क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे फिर इसका? वो इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इससे एक अगला टॉपिक है ना, उसके साथ वो लाइक मिक्स करके आया था क्वेश्चन, इसलिए मैं अभी वो नहीं करा रही, क्योंकि वो भी पढ़ाया नहीं है मैंने। बस ये ध्यान रखिएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा फिर? इक्विवेलेंट किस में हम यूज करते हैं? नॉर्मेलिटी में ना। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। जब आपका ये किस में होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। देखो और अगर मैं नीचे लगाऊं तो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आरुष, सुनिधि, यस मैम। यस मैम। समीर, नैतिक, तुषार, गर्व, प्रिंस, दोनों प्रिंस, अंजलि, यस मैम। हर्षित कपूर, आकर्ष, आदर्श, यस मैम। Yes, ma'am. सुमित, दोनों प्रिंस, गर्व, चलो गौरव, चलिए। अच्छा मेरे को एक और बताओ, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता दो, हैंड रेस करके बता दो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? एन फैक्टर
अच्छे से बताओ ना आदर्श। हाँ जी पलक। मैम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। वेरी गुड। अब एन फैक्टर का टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन जो इस चैप्टर में यूज होगा वो सोल्ट के लिए, बेसिकली जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं करना, मान लो मैं कोई भी ले लो, कौन सा लोगे, NaCl ले लो। NaCl जब डिसोसिएट करोगे तो Na+Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो आप देख लो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है, या तो पॉजिटिव देखो या नेगेटिव। तो इसमें एक ही पॉजिटिव है तो एन फैक्टर 1 है ना। और ले लो कोई एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, बस तुम्हें डिसोसिएट करने आना चाहिए, नहीं आता तो मुझे बता देना। चार्ज को बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। तो इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो। एन फैक्टर इस वाले टॉपिक में निकालना बहुत आसान है, वैसे ये रिडॉक्स में तुम पढ़ते हो। मैम मतलब चार्ज को बैलेंस कर फिर जितना टोटल आएगा वो उसका एन फैक्टर होगा। पॉजिटिव देख ले बेटा टोटल, या टोटल नेगेटिव देख, ठीक है। ठीक है मैम। जैसे बेरियम सल्फेट है, इसका बताओ एन फैक्टर क्या होगा। बोल दो। 2 M2 बढ़िया। क्वेश्चन सोल्व करना, कॉपी निकालो जिसने नहीं निकाल रखी, NCERT का है ये। DPP दूंगी बेटा एक ये, और करो करो तुम। और नेक्स्ट संडे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का है, उसमें भी मैं बता दूंगी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब मैं आज रात को शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ। और जो भी तुम्हारे पेपर में डाउट तो आते होंगे ना, क्योंकि गलत तो होते होंगे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन, उन डाउट्स को पूछा करो ग्रुप में, नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। बेटा ये देखा गया है, जो अवंती में तुम ये जो टेस्ट देते हो ना हर संडे को, जब तक तुम जनवरी में जाओगे ना पेपर देने, तो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर तुम अभी से ही डाउट रिजोल्व करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। नहीं आयरन वो मत पढ़ना, मेंटल वाला ना सिलेबस में भी नहीं है वो वैसे भी। राहुल कैसे करूं बेटा इस क्वेश्चन को, माइक अनम्यूट करके मेरे को बताओ। राहुल अनम्यूट योर माइक बेटा। आदर्श नहीं, राहुल ही बताएगा। बहुत बढ़िया राहुल। फॉर्मूला लगाएंगे वो R इज इक्वल टू रो L बाय A वाला। बट यहाँ पे रो और आर की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हें तो एल ये निकालना है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट तो L बाय A होता है। 0.02 सेंटीमीटर में चेंज कर दो इसको, कितना आ जाएगा 0.5। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी प्रिंस। सो गए क्या। R इक्वल्स टू रो L बाय A से वो निकाल। कंडक्टेंस निकालनी है। अरे सिंपल लगा दो ना 1/R बेटा। रेजिस्टेंस तुम्हें दे ही रखी है 1/40, मतलब रेजिस्टेंस तुम्हें 40 ही दे रखी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, G इंटू जी स्टार। जी क्या है, जी स्टार क्या है। जी स्टार सेल कांस्टेंट। तो 1/80 आ जाएगा।
क्या दिक्कत हुई इसमें? देखना भी तो पड़ेगा ना, पूछ क्या रखा है, ऐसी थोड़ी ना अंट शंट कोई भी फॉर्मूला लगा दोगे तुम। ये क्वेश्चन करो, मैं जाने नहीं दूंगी, करके बताओ ये मेरे को जेई मैंने। लेकिन हम लास्ट स्लाइड दिखाना है एक और दोबारा। इसको मैंने पूरा सोल्व नहीं किया है, मतलब इतना भी कर दोगे क्योंकि मुझे बस कॉन्सेप्ट सिखाना था। तो ये वाला, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम जो जी स्टार होता है वो एल बाय ए होता है, तो अपोन में ए आना चाहिए था ना। कहाँ पे? वो कंडक्टिविटी वाले में लास्ट में। नहीं, ये जी स्टार मैंने निकाल दिया ना यहाँ पे, गौरव, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ठीक ठीक है है, मैम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ये कर लो फिर तुम्हें छोड़ दूंगी, ठीक है, चलो करो। हैंड रेस करो कि मुझे ये कौन बताएगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा। प्रिया, मनीषा, आरुष, कृतिका, अंजलि, सुनिधि, नैतिक, और करो करो, बता चैट में जिसने बताया वर्चुअली पिटाई कर दूंगी। हैंड रेस करो, कौन बताएगा। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, और हैंड रेस करो। वेरी गुड वेरी गुड, सुमित, सक्षम, पलक, प्रिंस, गर्व, आरुष, आर्यन, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड राहुल, कृतिका, हर्षित, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। आकर्ष बता बेटा, आकर्ष। मैम lambda m is equal to kappa into 1000 upon m. मोलैरिटी, ठीक है, चलो ठीक है। मोलैरिटी तो तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है, कप्पा तो दे नहीं रखा आकर्ष, फिर कैसे उसको निकालोगे बेटा? मैम 1 upon रो कर देंगे। वेरी गुड, लिख दो। रो कितना दिया हुआ है? 5 into 10, देखो यूनिट को मैं 7 लिख के चल रही हूँ, ठीक है। और ये कितना है? 0.8, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ऊपर? 1000। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यूनिट आ जाएगी तुम्हारी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। कितना आ रहा है आंसर? 25 आ गया? 25। बहुत बढ़िया, मैम आ गई। बस तो फिर मेरी क्या, बस हो गया। 25 into 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे क्या पुट करना था तुम्हें? 25। ऐसा एक क्वेश्चन 25 में भी आया था, ठीक है, कर लोगे। बाकी मैं कल करवाऊंगी, देखो कल है क्या क्लास, एक बार तुम ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन जेई के ही हैं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, आज के लिए इतना बहुत है? बोलो। तो आज जो तुम्हें फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं वो कौन से रखने हैं मेरा बेटा? G इज इक्वल टू 1/r। नींद में भी कोई पूछे तो तुम्हें पता होने चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। और क्या था? अरे याद दिलवाओ। सेल कांस्टेंट मैम। हाँ, इक्वल टू G स्टार, वेयर G स्टार इज इक्वल टू L/A। और याद दिलवाओ। R इज इक्वल टू रो L बाय। वेरी गुड। और 1/ρ और मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। लेकिन ये कब होगा? जब सेंटीमीटर, वेरी गुड। ये जो जोश है ना, पूरे साल लगेगा ना तुम लोगों का, तो मजा आएगा। आज के लिए नहीं होना चाहिए। हाय हम तो राज्य हो गया, मैं तो नया बैच मिल गया, हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे, आज पार्टी देंगे दोस्तों को। हम मीटर स्क्वायर वाले भी बता दो एक बार।
नीचे दो। 1000 ले जाइए बेटा, लिख देती हूँ मैं ऊपर, ठीक है। लिख देती हूँ मैं। ठीक है। और मोलारिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, वेयर n फैक्टर इज द टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चल आज के लिए इतना बहुत है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डीपीपीज होंगी विल शेयर इन द ग्रुप। कल आपका छोटा सा सेशन ले लेंगे, रमीश सर और हर्षित सर आपको बता देंगे पीडीएफ का जिसको इश्यू आ रहा है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, डाउट अपने पूछते रहो। टीचर्स हैं बेटा तुम्हारे डाउट सोल्विंग ग्रुप में, 3 टीचर्स ऐड हैं। ठीक है, सो जैसे ही तुम अपना डाउट भेजोगे, अब ये मत बोलना रात को 1 बजे डाउट भेजोगे तो 1-1:30 बजे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, मतलब सुबह मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहो बेटा। हाँ बेटा मैंने देख लिया आकर्ष, मैंने शायद रिवर्ट नहीं किया तुम्हें, बट मैं देख सबकी लेती हूँ बेटा। ठीक है।